नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में मुख्य तंत्र को अच्छे से समझेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ना कि थोड़ा सा देखकर स्किप मार दें। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो शुरुआत हुई वो 1290 ईस्वी से शुरुआत हुई और ये 1320 ईस्वी तक चला। 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। 1290 से 1320 ईस्वी तक। और इस खिलजी वंश में कुल 5 शासक हुए। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शहाबुद्दीन उमर, चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और पांचवा खुसरो खां। यानी कि 5 शासक हुए खिलजी वंश में। सबसे पहले देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जो शासनकाल रहा वो 1290 से 1296 ईस्वी रहा। यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो दिल्ली की सत्ता पर शासन किया 1290 से 1296 ईस्वी तक। और भारत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। और ये 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जलालुद्दीन ने किलो खरी जो दिल्ली के पास स्थित था उससे अपनी राजधानी बनाया। और सबसे वृद्ध दिल्ली सल्तनत में सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ। और जब वह सत्ता पर बैठा था तो उसकी उम्र 70 वर्ष थी। यानी कि जब वो गद्दी पर बैठा उसकी उम्र 70 वर्ष थी। जलालुद्दीन ने सीदी मौला फ़कीर को हाथी तले दबवा दिया था, जो ईरान का रहने वाला था, क्योंकि वो अपने आप को पैगंबर मानता था कि हम पैगंबर हैं। इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन ने उलूग खां जो मंगोल शासक चंगेज खां का नाती था, यानी उलूग खां जो चंगेज खां का नाती था, उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दिया, विवाह कर दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने हिंदुओं के प्रति उदारता का नियम अपनाया। और बाकी जितने भी शासक थे अधिकतर उन्होंने कट्टरपंथी नीति अपनाई थी और इन्होंने उदारता की नीति अपनाई थी। 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में जो इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा था और बाद में उसका दामाद बना, उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी थी। हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि देवगिरी के राजा से अलाउद्दीन ने आक्रमण करके वहाँ से अपार संपत्ति अर्जित की और वहीं से उसकी सुल्तान बनने की लालसा जा उठी। और उसी देवगिरी को जीत कर जब वापस आया तो इलाहाबाद के गंगा तट के निकट वो जलालुद्दीन से मिला और वहीं पर उसकी गर्दन काट दी, यानी कत्ल कर दिया। और खुद अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान घोषित कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है वो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी है।
यानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1316 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो जलालुद्दीन खिलजी ने जो अपना राज अभिषेक करवाया या राज तिलक करवाया, वो बलबन के बनवाया गया लाल महल था। यानी बलबन के लाल महल में अपना राज अभिषेक करवाया और सिरी को अपनी राजधानी बनाया, जो दिल्ली के पास में स्थित है। सिरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की रक्त और लौह की नीति मंगोल के आक्रमण से निपटने के लिए अपनाई थी। जो लौह और रक्त और लौह की नीति है, इसे बलबन ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, यानी पहले सेना को अधिकतर जागीरें या ज़मीन का छोटा टुकड़ा सेवा के बदले दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, कि आप भैया अपना वेतन दो, वेतन लो, हम टुकड़ा आपको ज़मीन नहीं दे पाएंगे, नगद वेतन देने की व्यवस्था की। और अलाउद्दीन ने स्थायी सेना का गठन किया, यानी कि अब वो सेना परमानेंट रहती थी। इससे पहले क्या था कि सेना अधिकतर अस्थायी थी, यानी जब ज़रूरत हुई तो सेना का संगठन कर लिया और जब ज़रूरत नहीं हुई तो सेना को ख़त्म कर दिया। और दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना या सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था तो उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था या मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने, यानी कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की, यानी कि अलग से पहचानने में आए कि हाँ ये सेना किसकी है और ये घोड़े किसके हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन की मुख्य विशेषता थी, वो विशेषता थी बाजार व्यवस्था, जिसे उसने दृढ़ता से लागू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व या भूमि के जो टैक्स को उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था। यानी अभी तक ऐसे शासक जितने सुल्तान हुए वो ऐसे ही राजस्व लागू कर देते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने किया कि जो उत्पादन होने के बाद ये राजस्व इन्होंने लागू किया। इसके बाद खुम्स उसे कहते हैं जो लूट का धन हो या गड़ा हुआ धन हो। उसमें पहले क्या था, पहले जो सुल्तान थे वो उस धन को 4 भागों में बांटते थे और 1 भाग सुल्तान रखता था, बाद बाकी जो शेष भाग 3 भाग होता था उसे सैनिकों में बांट दिया जाता था या उसको बताने वाले का अधिकार होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी शासक हुए, इन्होंने क्या किया कि खुम्स का जो माल था या लूट का जो धन था उसमें 4 भाग में से 3 भाग कहा कि अब सुल्तान रखेगा, जो 1 भाग है उसे आपस में बांटा जाए। और अलाउद्दीन ने बेईमानी या कम तौलने वालों के लिए एक नियम बनाया कि अगर जो व्यक्ति कम तौलेगा, जितना कम तौलेगा उतना उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लिया जाएगा। और ये उन्होंने इसलिए किया ताकि कोई भी व्यापारी बेईमानी ना कर पाए।
और उन्होंने मूल नियंत्रण व्यवस्था को दृढ़ता या कठोरता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत को जीता, यानी कि इससे पहले किसी भी सुल्तान ने दक्षिण भारत को नहीं जीता था। और दक्षिण भारत जीतने में उसकी जो मदद की, मलिक काफूर ने मदद की। जो मलिक काफूर वो वस्तुतः एक हिजड़ा था, यानी कि मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसे 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है। और मलिक काफूर को नुसरत खां ने ख़रीदा था। और नुसरत खां जब 1298 ईस्वी में गुजरात को जीत कर जब वापस लौटा तो उसने मलिक काफूर को उपहार स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में प्रदान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद मलिक काफूर को नाइब का पद सौंप दिया। जो नाइब का पद होता था, सुल्तान के बाद नाइब का ही पद आता था। अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा और जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की सोच विश्व विजेता बनने की थी, लेकिन उन्होंने मौलवी के कहने पर विश्व विजेता की योजना को ठुकरा दिया और अपने आप को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि से नवाजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुस्लिमों पर, यानी मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी व्यक्ति थे, हिंदू या और जो लोग थे, उन पर जजिया कर लगा दिया। यानी जजिया कर जो लगाया गया, ये मुस्लिम कास्ट को छोड़कर बाद बाकी शेष जो लोग थे या शेष जातियाँ थी, उन सभी पर जजिया कर लगा दिया गया। और जकात कर मुस्लिम धर्म के लोगों से लिया जाता था कि आप मुस्लिम हो, इसलिए आपसे जकात कर लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दो प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो और हसन देहलवी रहते थे। अमीर खुसरो और हसन देहलवी 1310 ईस्वी में तेलंगाना को जब मलिक काफूर ने जीता था 1310 ईस्वी में, तो वहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को भेंट में दिया था। और जो कोहिनूर हीरा है, उसमें जो इसकी कीमत जब अंग्रेज़ों ने आंकी थी, तो ये कहा जाता था कोहिनूर हीरा के बारे में कि इसकी कीमत से पूरे विश्व का आधे दिन का खर्चा उठाया जा सकता है। और वर्तमान में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में महारानी के मुकुट में लगा है। तो जो रुद्रदेव जब 1310 ईस्वी में जो कोहिनूर हीरा है, मलिक काफूर को उपहार में दिया गया था, और मलिक काफूर ने उस कोहिनूर हीरा को वापस लौटकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया था। इसके बाद समय समय से कोहिनूर हीरा दूसरे शासकों पे जाता रहा, और लास्ट में लॉर्ड डलहौजी के जब हाथों में लगा, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उस कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को बेच दिया, और तब से वो वापस कभी भारत में लौटकर नहीं आया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने
2 नए कर लगाए, चराई कर। चराई कर उन पर लगाया जाता था जो पशु दूध देते थे। इसके बाद घरी कर। घरी कर घर और झोपड़ियों पर लगाए जाते थे। और अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहना ए मंडी में खाद्यान्न वस्तुएं आती थी, यानी खाने की वस्तुएं आती थी। और शासकीय अन्न भंडार, अलाउद्दीन खिलजी ने शासकीय अन्न भंडार की व्यवस्था की थी, क्योंकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो जनता को अन्न मुहैया कराया जा सके। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़-ए फ़िरोज़शाही से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मिल्क, इससे पहले जो सुल्तान थे उन्होंने मिल्क, इनाम और वक्फ, इनमें जो भूमि दान में दी थी, उन भूमि को छीन कर या अधिग्रहण कर खालसा भूमि या सरकारी भूमि, इस समय वर्तमान में सरकारी भूमि बोलते हैं, जब दिल्ली सल्तनत था तब सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था, उनमें परिवर्तित कर लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण में 2 मुख्य अधिकारी थे। पहला था मुहतसिब या सेंसर कहते थे। दूसरा व्यक्ति था, अधिकारी था नासिर था जो नाप तौल अधिकारी था। इनकी बाजार मूल्य नियंत्रण में मुख्य भूमिका थी। इसके बाद भारत पर मंगोलों ने अंतिम आक्रमण, यानी कि जो अंतिम आक्रमण हुआ, मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने अंतिम आक्रमण किया था। और 5 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर रोग से मृत्यु हो गई थी। ये रोग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे कि जलोदर रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर उसका उत्तराधिकारी बना, उसका पुत्र था जो 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कितने दिन बैठा? सिर्फ और सिर्फ 35 दिन। और उसकी जो उम्र थी 5 से 6 वर्ष के बीच में उम्र थी। और मलिक कफूर ने षड्यंत्र रचकर उमर को गद्दी पर बिठाया और सारे के सारे अधिकार मलिक कफूर ने अपने हाथों में ले लिए। इसके विरोध में जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, उसने क्या किया? मलिक कफूर की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। और जो मुबारक शाह खिलजी था, इसका जो शासनकाल था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मुबारक खिलजी खाली कह सकते हैं, मुबारक खिलजी ने मलिक कफूर की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठा 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री, यानी कि स्त्री के ऊपर बदन पे एक भी कपड़े ना हो, नग्न स्त्री की संगत बहुत पसंद थी। और कभी कभी जो मुबारक खिलजी था, कभी कभी नग्न होकर या नंगा होकर दरबारियों के बीच में या दरबार में दौड़ा करता था। अब सुल्तान था तो कोई कुछ कह सकता नहीं था, चाहे नंगे दौड़ो चाहे जैसे दौड़ो। अब इससे ज़्यादा तो दौड़ ही नहीं सकते थे वो, भाई नंगे हो गया, बचा क्या। इसके बाद जो मुबारक खिलजी था, ये अपने आप को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च प्रधान मानता था कि मेरे अलावा इस्लाम धर्म का कोई भी प्रधान नहीं है।
और स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिपति। भैया कि अब हम ही हैं, अब हमारे अलावा स्वर्ग में भी कोई नहीं है और पृथ्वी पर भी कोई नहीं है, क्योंकि सत्ता उनके अधिकार में थी। इसके विरोध में या इस की घृणा की आदतों के कारण खुसरो खां जो मुबारक खिलजी का वजीर था उसने हत्या कर दी थी खुसरो खां की, और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था खुसरो खां ने। खुसरो खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। खुसरो खां ये पहले हिंदू था लेकिन इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और जब इसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी तो जब स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया, इसके बाद गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के साथ दिल्ली के गद्दी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें गाजी मलिक विजयी रहा और खुसरो खां हार गया। तो खुसरो खां की हत्या करके गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और यहीं से ही शुरू होता है तुगलक वंश, यानी कि खिलजी वंश की समाप्ति और तुगलक वंश की शुरुआत। तो अगले टॉपिक में देखेंगे तुगलक वंश। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को आशा करते हैं सभी लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।